हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूँ सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। हाउ आर यू दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के साहित्य के बारे में और राजस्थान के साहित्यकार और कवि जो हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा ये हमने स्टार्ट किया है। और दोस्तों यहाँ से भी चाहे आपके आरएस की बात अगर की जाए या फिर हम यूँ कहें कि आपके कोई भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम जो होता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपका एसआई का एग्ज़ाम हो, राजस्थान में जितने भी आपके एग्ज़ाम जो रहते हैं उनके लिए ये दोस्तों आपके एक सुनहरा मौका है ये टॉपिक कवर करने का। तो एक बार सेशन को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकें, शानदार तरीके से पढ़ सकें। उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और लॉकडाउन के नियमों की आप पालना अवश्य कर रहे होंगे मेरे दोस्तों। तो चर्चा की जाए मेरे प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे थे आपके यहाँ पर जो राजस्थान के जो साहित्यकार आते हैं उनके बारे में। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर एक और जो साहित्यकार आते हैं उनकी रचना के बारे में। और ये कौन से साहित्यकार हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एक ग्रंथ आता है। कौन सा है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। एक बार फिर से बोलेंगे, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जिसकी रचना जो है ये दोस्तों आपके ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। और ब्रह्मगुप्त का जन्म जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके भीनमाल जालौर में हुआ। अब इसकी विशेषता क्या है उसकी बात अगर की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो है ये संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। और इस ब्रह्मस्फुट सिद्धांत को सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है जिसमें शून्य का एक विभिन्न अंक के रूप में उल्लेख जो है दोस्तों किया गया। और इन्हीं की ब्रह्मगुप्त के एक और अन्य रचना जो आती है उसका नाम आता है खंड खाद्य। दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने ये बताया कि शून्य को एक विभिन्न अंक के रूप में दोस्तों इसका उल्लेख यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। और दूसरी रचना जो मैंने आपको बताई इसका नाम खंड खाद्य है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों। बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर जो ग्रंथ है इसका नाम आता है आपके शिशुपालवध। क्या नाम है? शिशुपालवध। और महान कवि माघ आपको पता होगा जो आपके भीनमाल जालौर के ही थे। और ये महाकवि माघ के द्वारा रचित है शिशुपालवध। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सीधा सीधा कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? ये भी आपकी संस्कृत भाषा में है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन जो है ये दोस्तों अपने को देखने को मिलता है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के लेखक रचनाकार ब्रह्मगुप्त भी आपके भीनमाल जालौर से बिलोंग करते थे और शिशुपाल वध के रचनाकार महाकवि माघ जो हैं इनका संबंध भी भीनमाल जालौर से था। और ये दोनों ग्रंथ जो हैं ये दोस्तों आपके संस्कृत भाषा में रचित हैं। और आपके शिशुपाल वध में आपके शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन अपने को देखने को मिलता है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्य आते हैं दोस्तों आपके किरातार्जुनीयम, महाकवि भारविकी, शिशुपाल वध और दोस्तों आपके नेषधीय चरित्र जो आपके श्रीहर्ष द्वारा रचित आता है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। ब्रह्मत्रयी की बात अगर की जाएगी, 3 महाकाव्यों की बात हमने की। किरातार्जुनीयम महाकवि भारविकी द्वारा रचित पुस्तक आती है। शिशुपालवध जो आपके महान कवि माघ के द्वारा रचित आती है। और नेषधीय चरित्र की बात अगर की जाएगी जो दोस्तों आपके श्रीहर्ष के द्वारा रचित ग्रंथ आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों आपके एक और अन्य पुस्तक, एक और अन्य रचना जिसका नाम आता है कानड़देव प्रबंध। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जालौर के शासक कानड़देव चौहान का उल्लेख जो है ये दोस्तों अपने को इसमें देखने को मिलता है। तो इसके रचनाकार की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों आपके पद्मनाभ इसके रचनाकार थे। और जालौर के जो शासक आते हैं अखेराज चौहान, उनके आश्रित कवि ये थे पद्मनाभ। इसकी विशेषता क्या है? कानड़देव प्रबंध की विशेषता की अगर बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों जालौर शासक कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन जो है ये दोस्तों अपने को मिलता है। आपको पता होगा 1311 ईस्वी की बात अगर हम करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। और राजकुमार वीरमदेव की अगर बात की जाएगी, वीरभद्र नहीं है, वीरमदेव की बात हम अगर करें
तो वीरमदेव और दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा जो आती है, उसके प्रेम के वर्णन के साथ साथ तात्कालिक सामाजिक और सांस्कृतिक चित्रण भी इस कृति में अपने को देखने को मिलता है। तो पद्मनाभ की पुस्तक कौन सी है? कानड़देव प्रबंध की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, और कानड़देव प्रबंध से अपने को अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के मध्य युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और आपको पता होगा कि 1305 की बात अगर हम करेंगे, 1305 ईस्वी में दोस्तों आपके यहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तब दोस्तों यहाँ पर संधि हो गई थी, और इस संधि के तहत वीरमदेव जो है उनको दिल्ली दरबार भेजा गया था, और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री आती है जिसका नाम आता है दोस्तों आपके फिरोजा, और फिरोजा को दोस्तों आपके वीरमदेव से प्रेम भी हो जाता है और शादी करना चाहती है। ऐसा उल्लेख जो है, ये सब जानकारी जो है ये दोस्तों अपने को यहाँ पर इस कानड़देव प्रबंध से देखने को मिलती है। अगला ग्रंथ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा है? बांकीदास श्री ख्यात। और ये आपके रचयिता जो आते हैं, ये कविराजा बांकीदास जी आशिया के द्वारा दोस्तों आपके यहाँ पर रचित किया गया, और राजस्थान के इतिहास से संबंधित घटनाओं पर लिखा गया 2000 फुट का टिप्पणियों का संग्रह जो है ये दोस्तों आपके बांकीदास श्री ख्यात आता है। तो नाम ध्यान में रखिएगा, बांकीदास श्री ख्यात बांकीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ आता है, लेकिन कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा रचित काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आपको ध्यान में अवश्य रखना है। बढ़ते हैं आगे इसी श्रृंखला में दोस्तों, आपके एक और ग्रंथ आता है, इसका नाम आता है सूरज प्रकाश। मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये भी, और हाल फिलहाल में ही इसके बारे में दोस्तों आपसे पूछा भी जा चुका है। सूरज प्रकाश, जिसके लेखक जो आते हैं इनका नाम आता है कर्णीदान। तो कर्णीदान की पुस्तक कौन सी है? सूरज प्रकाश, जो आपके जोधपुर के महाराजा अजभय सिंह जो आते हैं, जिनके काल में खेजड़ली की घटना हुई थी, आपको याद आ रहा होगा 1730 ईस्वी की बात मैंने आपको बताई थी। अमृता देवी विष्णुई की बात हमने की थी, विश्व के एकमात्र वृक्ष मेले की चर्चा भी हमने यहाँ पर की थी। तो कर्णीदान जो है ये दोस्तों आपके अभय सिंह के आश्रित कवि आते हैं। डिंगल भाषा में रचित ये ग्रंथ आपका आता है सूरज प्रकाश। कौन सा है? सूरज प्रकाश। किसकी पुस्तक है? आपके कर्णीदान की। इसी प्रकार दोस्तों आपके एकलिंग महात्म में, और ये आपके कान्हा व्यास या कान्हड़ व्यास भी इनका नाम आता है। कान्हड़ व्यास या कान्हा व्यास की बात अगर हम करेंगे, जो आपके मेवाड़ के शासक आते हैं महाराणा कुंभा, इनके दरबारी विद्वान थे। आपको पता होगा महाराणा कुंभा का काल मेवाड़ में कला एवं संस्कृति की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है, और उन्हीं के दरबारी विद्वान का नाम कान्हड़ व्यास मैंने आपको बताया, जिनकी पुस्तक आती है एकलिंग महात्म में। अब इस एकलिंग महात्म में आपके दोस्तों सिसोदिया वंश जो हुआ 1326 में, जिसकी स्थापना हमीर सिसोदिया के द्वारा की गई थी, उस वंश की वंशावली, राजनीतिक और सामाजिक जानकारी, और चित्तौड़ और एकलिंग जी का वर्णन जो है ये दोस्तों अपने को देखने को मिलता है एकलिंग महात्म्य की बात अगर हम करेंगे तो। ध्यान में रखिएगा, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। सूरज प्रकाश कर्णीदान की पुस्तक, एकलिंग महात्म्य कानड़ व्यास की। कर्णीदान जी आपके जोधपुर के शासक अभय सिंह के कवि, और महाराणा कुंभा ये दोस्तों आपके महाराणा कुंभा के दरबारी कवि कानड़ व्यास। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों आपके हमीर हट। नाम क्या है ग्रंथ का? हमीर हट। इस प्रबंध काव्य की रचयिता की अगर बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों चंद्रशेखर जो थे ये दोस्तों इसके रचयिता आते हैं। विशेषताओं की बात अगर करेंगे दोस्तों, आपके चंद्रशेखर बूंदी शासक राव सुरजन के आश्रित थे। कवि ने हमीर के लिए लिखा है कि महाकाव्य उनके लिए लिखे जाते हैं जो महान होते हैं, और तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार जैसे वाक्य महान व्यक्तियों को ही शोभा बढ़ाते हैं। तो हमीर हट जो है ये दोस्तों आपके चंद्रशेखर के द्वारा रचित की गई रचना है। सिंह सवन सतपुरुष वचन आपने सुना होगा, कदली फलत एक बार तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये पंक्ति अपने को दोस्तों इसी हमीर हट में देखने को मिलती है, जो आपके चंद्रशेखर के द्वारा रचित ग्रंथ आता है। और ये दरबारी किसके थे? बूंदी शासक राव सुरजन के थे। और महाकाव्य के लिए इन्होंने ऐसा कहा, महाकाव्य उनके लिखे जाते हैं जो महान होते हैं, और हमीर हट जो है ये दोस्तों आपके चंद्रशेखर के द्वारा। अगला ग्रंथ मेरे प्यारे दोस्तों आपके हमीर राशो, ये भी रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान को समर्पित। गौड़ ब्राह्मण जोधराज की अगर बात की जाएगी, जोधराज के द्वारा दोस्तों ये रचित ग्रंथ आता है। इस प्रबंध काव्य में रणथंभौर के प्रसिद्ध शासक हमीरदेव का चरित्र
वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति का वर्णन जो है दोस्तों इसमें किया गया है। और दोस्तों आपके यहाँ पर इसमें बताया गया है कि हमीरदेव चौहान ने शरणागत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आपको पता होगा हमीरदेव चौहान ने दोस्तों आपके शरण दी थी, और शरण दी थी किसको दी थी? शरण दी थी भैया आपके महमूद शाह को, मंगोल का नेता था, और ये दोस्तों आपके अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही था। चिमना बेगम वाली बात आपको याद आ रही होगी, और ये पटवार में सीधा सीधा पूछा भी जा चुका है एक बार। तो जोधराज की पुस्तक कौन सी है? हमीर रासो है। चंद्रशेखर की पुस्तक कौन सी है? हमीर हट है। अवश्य ध्यान में रखिएगा दोनों को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके और ग्रंथ जो आते हैं उनके बारे में। और एक ग्रंथ आता है रुक्मणी हरण और नागदमन। इसके रचनाकार जो आते हैं मेरे दोस्तों आपके कवि शायाजी के द्वारा आपके डिंगल भाषा में रचित आती है, और ईडर के नरेश जो राव कल्याणमल थे उनके आश्रित कवि थे। आपके कवि शायाजी की बात अगर की जाएगी, रुक्मणी हरण और नागदमन। वैसे तो कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये ग्रंथ, बहुत कम आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन इनके बारे में आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके जैन कवि कुशल लाभ के द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि, ढोला मारवणी री चौपाई और माधवानल चौपाई, जो आपकी गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषा में रचना आती है, कुशल लाभ के द्वारा रचित है। ये भी कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैच द फॉलोइंग निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनमें इस प्रकार का प्रश्न जो है दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। इसको भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी, एक ग्रंथ आता आपका जिसका नाम आता गज उद्धार। क्या नाम है? गज उद्धार। और जोधपुर के जो महाराजा थे अजीत सिंह की बात अगर की जाएगी, उनके द्वारा दोस्तों ये रचित ग्रंथ आता है। भागवत कथा के प्रसंग पर आधारित ये ग्रंथ गज उद्धार आता है, जो अजीत सिंह की रचना है। और अजीत सिंह के अन्य ग्रंथों की अगर बात की जाए, जैसे गुण सागर, भाव विरही, ये भी दोस्तों आपके अजीत सिंह के द्वारा ही रचित ग्रंथ आते हैं, ध्यान में अवश्य रखिएगा। अगले शासक बीकानेर के शासक महाराज अनूप सिंह के द्वारा रचित ग्रंथों की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अनूप सिंह जो हैं ये दोस्तों आपको पता होगा, जिनके द्वारा बीकानेर की बात अगर की जाएगी, इन्होंने बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। याद है क्या? अनूप पुस्तकालय का निर्माण जो है ये दोस्तों इनके द्वारा करवाया गया था। और अनेक सारे संस्कृत भाषा के ग्रंथों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद जो है ये दोस्तों अनूप सिंह के समय हुआ था। तो इनके द्वारा मेरे प्यारे मित्रों आपके अनूप विवेक, अनूप रत्नावली, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, अनुपोदय, कौतुक शरोद्धार, ज्योतिषाभिषेक पद्धति आदि जो है ये ग्रंथ आपके अनूप सिंह के द्वारा ही रचित ग्रंथ आते हैं। और आपको पता होगा आपके यहाँ पर जो है औरंगजेब के द्वारा इनको माही भरातीव की उपाधि जो है ये दोस्तों प्रदान की गई थी। माही भरातीव आप लोग उपाधि अवश्य ध्यान में रखिएगा। औरंगजेब के द्वारा बीकानेर के शासक अनूप सिंह को दोस्तों यहाँ पर प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अन्य कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जो आते हैं, जसवंत सिंह फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा चुका है पहले भी। भाषा भूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, चंद्र प्रबोध, सिद्धांत सार और नायिका भेद। कौन कौन से ग्रंथ बताए? भाषा भूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, चंद्र प्रबोध, सिद्धांत सार, नायिका भेद जो हैं ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके जसवंत सिंह फर्स्ट के द्वारा रचित हैं। और ये डिंगल और पिंगल के प्रमुख ज्ञाता थे। आपके यहाँ पर जसवंत सिंह की बात अगर हम करेंगे जो मारवाड़ के शासक आते हैं। अगले प्रश्न, अगले साहित्य की बात करते हैं, अगली रचना की बात कर लेते हैं। एक रचनाकार आते हैं जिनका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों जग्गा खड़िया। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है भैया। वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, जिसके रचनाकार आपके जग्गा खड़िया हैं। डिंगल भाषा में गद्य और पद्य का संयोग जो है ये दोस्तों अपने को इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसमें जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना और औरंगजेब की सेना के मध्य लड़े गए
धर्मत के युद्ध का वर्णन जो है ये दोस्तों अपने को देखने को मिलता है। कौन से ग्रंथ में? वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बात बताई, इसके रचनाकार आपके जग्गा खड़िया, अवश्य ध्यान में रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। और मैंने आपको ये बताया जसवंत सिंह फर्स्ट जो आपके जोधपुर के शासक आते हैं, उन्होंने मुगलों का जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य, उस युद्ध में प्रथम युद्ध में आपको पता होगा जसवंत सिंह ने दारा का पक्ष लिया था, लेकिन वहाँ पर अन्य सेनापति से अनबन हो जाने के कारण वे बीच युद्ध में ही आपके जो है जोधपुर चले गए थे और रानी उदयपुरी के द्वारा दुर्ग के प्रवेश द्वारों को बंद किया गया था। ये इसी कहानी मैंने आपको बताई थी, ये इसके बारे में जब जोधपुर के मारवाड़ के राठौड़ मैंने आपको पढ़ाए थे तब। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके परिवार में कोई डिफेंस की तैयारी कर रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप हमारा ये चैनल जो है वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम, ये दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये आज की साहित्य के बारे में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करवाई है। और दोस्तों बात अगर की जाएगी डिफेंस के लिए, डेडिकेटेड रूप से ये हमारा चैनल है वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम, काफ़ी बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। अगर आपके घर परिवार में कोई तैयारी कर रहा है अवश्य बताइएगा। तथा साथ में ही दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप रेलवे के लिए कर रहे हैं, एसएससी के लिए कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीएससी के लिए कर रहे हैं, सीटेट, आरटेट, रीट या फिर किसी भी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों हमारे इस चैनल पर हमारा वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट चैनल है, वहाँ पर टेस्ट जो है पेपर जो है ये दोस्तों करवाए जाते हैं, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तथा एक बड़ी खबर है अनअकैडमी की तरफ से मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। बात अगर की जाए सीबीएसई की, सीबीएसई को क्रैक कैसे करें, क्लास 9 से लेकर के 12 तक की बात अगर की जाए, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों हमारा कोर्स जो है दोस्तों सीबीएसई के लिए 9 से 12 तक अवेलेबल है। ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे सर आप अनअकैडमी बता रहे हो, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी यहाँ पर होती है, यूपीसी के लिए होती है, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट की पीएससी की बात अगर की जाए, हर कंपटीशन एग्जाम और आपके सीबीएसई की क्लासें भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। कोर्स ज्वाइन कैसे करें सर ये भी बता दीजिए। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आपको क्या होगा, गूगल प्ले से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है दोस्तों डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट योर गोल। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप आईआईटी जेई के लिए कर रहे हैं, केट के लिए कर रहे हैं, एमपीएससी, आरपीएससी, जीमेट या फिर आपकी रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, सीडीएस या फिर एफ केट, सीएपीएफ, किसी की कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आप अपना टारगेट जो आप अपना लक्ष्य जो है, गोल जो है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट कैटेगरी में जाते हो, तो आपको रिट के लिए एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, इसके कोर्स जो है दोस्तों आपको अवेलेबल रहेंगे। चाहे आप आरपीएससी में आते हो तो आपके आरपीएससी में जितने भी क्लासेस चल रही हैं वो दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। यूपीएससी कैटेगरी अगर आप सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको यूपीएससी की क्लासेस देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, आपने टीचर टेट कैटेगरी सेलेक्ट की मान लो, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन रहेगा 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो आप जितने दिनों के लिए भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ अगर किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो डेडिकेटेड रूप से, तो 6 महीने या 12 महीने का कोर्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। आपसे फिर पूछता है एंटर रेफरल कोड, ये बड़ी ज़रूरी सूचना है। अगर आप रेफरल कोड में दोस्तों, मेरा रेफरल कोड है PRAVEN प्रवीण 11, ये अगर आप लिखते हो और इसको अप्लाई करते हो तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जो है दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जैसे आपने यहाँ पर लिखा प्रवीण 11 और प्रवीण 11 को अप्लाई किया तो आपकी जो फीस 6,000 रुपये थी 12 महीने की, वो दोस्तों आपके यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया, 12 महीने की फीस की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। टेट कैटेगरी की बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हो, जो जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हो, उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड प्रवीण 11 जो है ये दोस्तों काम में ले सकते हो। 6,000 से आपकी फ़ीस कितनी होगी, 5400 रुपये। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो दोस्तों आपको मिल गया। दोस्तों ध्यान में रखिएगा प्रवीण 11, ठीक है। और इसके बेनिफिट क्या हैं दोस्तों, आपके मल्टीपल कोर्स आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा, PDF टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका रहेगा, PYP आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और वीकली क्विज आपको यहाँ पर करवाई जाती है। तो ये थी आज की दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों।
बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। और लॉकडाउन के नियमों को अवश्य फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमारा देश जीतेगा और कोरोना हारेगा। थैंक यू सो मच।